सोच कर देखिए, एक ऐसा सम्राट जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को जीत लिया हो और फिर अपनी सबसे बड़ी, सबसे शानदार जीत के ठीक बाद उसने अपनी तलवार हमेशा के लिए फेंक दी। जी हाँ, ये कहानी है महान मौर्य सम्राट अशोक की। तो सोचिए, एक सम्राट जिसके पास था अपने वक्त का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर साम्राज्य, इतना विशाल कि आज का भारत भी उसके सामने छोटा लगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों अपनी सबसे बड़ी जीत के बाद उन्होंने अपनी तलवार छोड़ दी? इसी सवाल का जवाब छिपा है उनकी कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे सम्राट से जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा ही नहीं थी। एक ऐसा शासक जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अशोक का सफर वो शुरू हुआ 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र से। एक काबिल प्रशासक तो वो थे ही, ये उन्होंने उज्जैन के राज्यपाल रहते हुए साबित भी कर दिया था। लेकिन पाटलिपुत्र का सिंहासन इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला था। 273 ईसा पूर्व में अपने ही भाइयों से एक कह सकते हैं खूनी संघर्ष के बाद उन्हें गद्दी मिली और फिर 4 साल बाद वो मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट बने। और उनके साम्राज्य की विशालता का अंदाजा लगाना है तो ऐसे सोचिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक। उस वक्त पूरी दुनिया में इससे बड़ा कोई साम्राज्य था ही नहीं, सचमुच। लेकिन फिर एक युद्ध हुआ, एक ऐसा युद्ध जिसने न सिर्फ अशोक की दुनिया बल्कि इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बात है 261 ईसा पूर्व की। अशोक की नज़र पड़ी कलिंग पर, जिसे हम आज ओडिशा के नाम से जानते हैं। कलिंग उस वक्त एक आज़ाद और बहुत ही समृद्ध राज्य था और यही बात अशोक को खटक रही थी। वो इसे हर हाल में अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। पर इस युद्ध का जो नतीजा निकला वो शायद अशोक ने भी नहीं सोचा होगा। कलिंग की धरती लाशों से पट गई। करीब 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया। उनकी जिंदगी, उनका भविष्य, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। जब अशोक ने युद्ध के मैदान पर इस भयानक तबाही को देखा, उस इंसानी पीड़ा को महसूस किया, तो वो अंदर तक हिल गए। ये जीत उनके लिए जीत नहीं थी, ये एक बोझ बन गई और इसी पछतावा की आग से उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। ये सफर था विजय से विवेक तक का। अब साम्राज्य तलवार से नहीं बल्कि शांति और करुणा से चलने वाला था। उनके शासन में जो ये बदलाव आया ना, उसको समझने के लिए उनकी नीतियों को देखिए। कलिंग से पहले वो चलते थे शस्त्र नीति पर, मतलब सैन्य ताकत से साम्राज्य का विस्तार। लेकिन कलिंग के बाद उन्होंने अपनाई धम्म नीति, मतलब अब जीतना था पर हथियार से नहीं, धर्म, नैतिकता और शांति के रास्ते पर चलकर लोगों का दिल जीतना था। तो उन्होंने हमेशा के लिए हिंसा को ना कह दिया और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को, जिसमें शांति, करुणा और सहिष्णुता पर जोर दिया जाता है, उसे पूरी तरह से अपना लिया। इसके बाद उन्होंने एक फैसला किया कि उनका साम्राज्य सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं होगा, नहीं, ये शांति और नैतिकता की एक मिसाल बनेगा पूरी दुनिया के लिए। तो सवाल ये है कि ये बदलाव जमीन पर उतरा कैसे? उन्होंने धम्म महामात्र नियुक्त किए, ऐसे अधिकारी जिनका काम था गांव-गांव जाकर लोगों को नैतिकता सिखाना। फिर उन्होंने अपने संदेश पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवाए ताकि वो सदियों तक कायम रहें। और पता है क्या, वो आज भी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हजारों स्तूप बनवाए और अपने दूतों को विदेशों में भी शांति का पैगाम देकर भेजा। अशोक का असर, उनका प्रभाव हर क्षेत्र में महसूस किया गया। उन्होंने ही बौद्ध धर्म को भारत की सरहदों से बाहर निकालकर एक वैश्विक धर्म बनाया। उनके बनाए हुए स्तंभ और सांची जैसे स्तूप आज भी वास्तुकला के बेहतरीन नमूने माने जाते हैं। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा योगदान था शासन को नैतिकता से जोड़ना, एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां करुणा और अहिंसा ही सबसे बड़ी नीति हो। और अशोक की ये विरासत हजारों साल बाद भी आज भी हमारे बीच जिंदा है। सोचकर देखिए, अशोक की विरासत आज भी भारत की पहचान का कितना बड़ा हिस्सा है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, वो सिंह शीर्ष सारनाथ के उन्हीं के स्तंभ से लिया गया है। हमारे तिरंगे के बीच में जो अशोक चक्र है, वो उनके धम्म का ही प्रतीक है।
यहाँ तक कि हमारे संविधान में सामाजिक कल्याण के जो सिद्धांत है ना, वो भी कहीं न कहीं उनकी ही प्रगतिशील नीतियों से प्रेरित है। अशोक ने एक बात समझ ली थी कि असली जीत तलवार से नहीं, दिल जीतने से होती है। जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, धर्म की विजय से बड़ी कोई विजय नहीं है। और यह एक ऐसा विचार है जो हजारों साल बाद भी हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर शक्ति का असली मतलब क्या है, सिर्फ जीतना या कुछ और।